बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि इंतखाबात होंगे, वक्त पे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से, इल्तवा के हवाले से अगर कोई शकूक व शुबहात थे तो अब शायद खत्म हो जाने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वुकला विंग हावी नजर आता है। हावी होने के साथ साथ आपस के इख्तलाफात भी हैं। हमने देखा लतीफ खोसा साहब की ऑडियो लीक बहुत सारे मामलात को वाजे करती गई। इसके साथ साथ हामिद खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ना जाने कहां से कौन कौन से लोग आ गए जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहे हैं। दिफा तो चले अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ उन्होंने शिकवा भी किया कि मैंने इमरान खान साहब को बताया भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी पैरा ट्रूपर की तरह नमूदार हुए हैं, उनसे बचना चाहिए। बहरहाल इख्तलाफात देखते हैं कल क्या रंग लेते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद आखिर होता क्या है। आ जाते हैं मुल्क की सियासत की तरफ। दानियाल अजीज साहब ने एक बयान दिया एहसन इकबाल साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, गुज़िश्ता हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की थी, उसमें महंगाई बढ़ी है और उसके जिम्मेदार एहसन इकबाल साहब हैं। क्या मामला थे, क्यों इस कदर सख्त बयान दिया? क्या दानियाल अजीज साहब के भी शायद खाकान अब्बासी की तरह मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफात इस कदर है कि वो इलेक्शन के लिए कोई और रास्ता देख रहे हैं, या पार्टी में ही रहकर वो मकामी सियासत के हवाले से एहसन इकबाल साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं? इसके साथ साथ MQM ने एक जो वो मुस्लिम नून के साथ एक बातचीत की है। उस बातचीत के अंदर ये तय पाया है कि आईनी तरमीम आएगी और आईनी तरमीम के अंदर MQM चाहती है कि मुस्लिम लीग नून उनका साथ दे, इस हवाले से कि इख्तियारात की नीति सतह तक मुंतकली के साथ साथ पैसे भी दिए जाएं, फाइनेंस कमीशन भी जो है वो मकामी हुकूमतों को दिया जाए। दानियाल साहब चूँकि माजी के अंदर एक बहुत कामयाब तजर्बा कर चुके हैं, एक बहुत कामयाब निज़ाम ऐसा दे चुके हैं कि जिसके अंदर हमने देखा कि बल्दियाती मामलात और आम आदमी तक पहुँचने वाले इख्तियारात, उससे मुल्क को फ़ायदा हुआ। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने भी दुआ की थी, पूरी कौम ने भी दुआ की कि अल्लाह ताला जो है वो आपको रूब सेहत करे, साहिब फराज से दोबारा आप हमारे दरमियान इस तरह से स्टूडियो में मौजूद हो, मुस्कुराते हुए और सियासत के मैदान में लोगों की खिदमत का जज्बा लिए मौजूद हो। तो अब आपकी सेहत कैसी है दानियाल साहब, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पहली आपकी वीडियो अपीयरेंस है। इंटरव्यू तो मैंने आपके 2-3 दिन पहले ज़रूर देखे। सेहत आपकी कैसी है और इस तमाम अरसे के दौरान सियासत के पुलों के नीचे से जो गुजरता हुआ पानी है, उसको अगर आप देखें तो उसकी रफ्तार आपको कैसी लगी? 9 मई से पहले और 9 मई के बाद के वाकयात, फिर मुस्लिम नून की हुकूमत खुद रही, तो ये तमाम चीज़ों में बहुत कुछ आप छोड़ भी गए होंगे, लेकिन जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया, वो कैसा सेहत का पहले सर ज़रूर बताइएगा। जी, सबसे पहले ये है कि मैं अभी तक ज़ेरे इलाज हूँ। ये मेरे बाजू के ऊपर अभी तक फिक्सेटर भी लगा हुआ है और ये मेरे दोनों बाजू अभी ख़राब हैं, लेकिन मैं जो कदरे बहुत बेहतर हूँ और बिल्कुल मतलब नॉर्मल हूँ। थोड़ा सा चलने में दुश्वारी है क्योंकि मेरा राइट नी भी क्रश हो गया था, लेकिन उसके अलावा जहाँ तक आपने सियासी पस मंज़र की बात की, वाज़ेह तौर पे मैं समझता हूँ कि जो PTI की हुकूमत थी, हकीकत ये है कि उन्होंने जिस किस्म के ब्लंडर किए हैं और तकरीबन रोज़ाना किए हैं, जैसे हम समझते थे कि अब पॉसिबल नहीं है कि इससे कोई बुरा काम वो कर सकें, तो उससे अगले दिन वो उससे भी बुरा काम करके दिखा देते थे। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन फेलियर रहा है इस दौरान कि हम बता ही नहीं पाए, हम मीडिया को दुरुस्त तरीके से आवाम तक अपना मैसेज पहुँचाने का और इन ब्लंडर्स का हक़ाइक़ जो है पहुँचाने में हम कासर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इमरान खान और PTI जो है वो अभी भी थोड़ा सा जो है मतलब अवाम में उनकी कुछ तो कुछ पजीराई है। तो जब अगर वो जो बेहानक सूरत हाल इन्होंने की है, अगर वो ढंग से बताई जाती और आवाम तक पहुंचाई जाती, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज कोई भी आदमी या कोई भी शख्स जो है वो कहे कि जी PTI के पास कुछ है जिसमें आवाम का अजाला हो सका मसाइल का। सो ये मेरा सम टोटल है जो मैंने देखा है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि अगर हम एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लाएँ तो उस खला को हम पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, दानियाल साहब, एक बड़ा आपका सख्त बयान नज़र आया आपकी अपनी ही क़यादत के हवाले से, और क़यादत से मेरी मुराद है कि एहसन इकबाल साहब के हवाले से, जो आपकी ही हुकूमत का पार्ट थे, आपकी उस हुकूमत का जो 16 माह रही। तो क्या आप समझते हैं कैटेगोरिकली कि एहसन इकबाल साहब अगर ठीक तरीके से प्लान करते मामलात को, ठीक तरीके से प्लान करते माशी मामलात के साथ जुड़े हुए दीगर मामलात को, तो फिर पाकिस्तान को ये मुश्किलात ना देखने पड़ती, या कोई मकामी इख्तलाफात इसके सामने हैं? नहीं जी नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है, और ना ही मैंने कोई इतना कोई सख्त तनकीद की है। मैंने सिर्फ ये अर्ज़ किया है
कि जो पाकिस्तान में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड महंगाई हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है कि माजी में बार बार इन्होंने साबित किया है कि तमाम जमातों के दरमियान सबसे ज़्यादा महंगाई की कमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बरकरार रखी है। और इस मरतबा जबकि वो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको मैं समझता हूँ कि बराए नाम ही एक वो सतह बताई जाती है जिसमें गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी है, उसको एहसन इकबाल साहब को उसकी सरबराही मिली, तो इन्फ्लेशन जो है वो तो 40% टॉप गई। CPI, SPI तो चलें फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है CPI, लेकिन CPI टॉप की 40%, और ये पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। अब इन हालात में अगर फ़र्ज़ करें वो कुछ भी ना कर सकते, तो कम से कम वो ये तो बता सकते कि इसकी वजूहात क्या है और इसके बारे में करना क्या चाहिए। तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि इस बारे में कोई मतलब देखते भी रहे सब और इसके बारे में कुछ किया भी नहीं। तो आइंदा मैं समझता हूँ, मेरा ज़्यादा तर्ज जो है वो फ्यूचर के बारे में था कि आइंदा भी अगर हमने यही करना है तो फिर अवाम जो है वो तो मज़ीद बर्दाश्त के मादा उनके पास है ही नहीं, तो फिर ये कैसे चलेगा आगे काम। लेकिन दानिया साहब, अगर आप महंगाई के मामलात को देखें तो आप अपनी हुकूमत यानी कि मुस्लिम नून की 16 माह की हुकूमत को इसका जिम्मेदार समझते हैं, या आप समझते हैं कि जिस तरीके से नून लीग ने हमें बताया कि इससे पहले जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो कर्जों में मुल्क को जब डुबा के चली गई, IMF के साथ उन्होंने मुआहदे के अंदर वायलेशन की, जिसका नतीजा निकला कि लोग और दुनिया बात करने पर तैयार नहीं थी और वो तमाम बातें जो मुस्तकिल सुनते आ रहे हैं। तो आप किस नुक्ता नज़र के हामी हैं कि अपनी हुकूमत का ज़्यादा कसूर है या उससे पिछली हुकूमतें जो छोड़ कर गई वो ज़्यादा कसूरवार थी? मैं जी ट्रेंड हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरा बैचलर्स भी और मेरा मास्टर्स भी, और मैं पाकिस्तान की मईशत का स्टूडेंट रहा हूँ सबसे बढ़कर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ों की मालूमात मुझे है महंगाई के बारे में, मैंने आज से 2.5 साल कबल जब कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त मैंने ये टलियाँ खड़कानी शुरू कर दी थी कि महंगाई की लहर आ रही है। मेरे मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, आप उनको देख सकते हैं तकरीबन तमाम एंकर्स के साथ, जिसमें मैंने ये अलमिया जो है उसके बारे में सारा बताया। लेकिन हैरानगी मुझे इस बात की है कि अगर मैं उस वक्त बता सकता था तो जाहिर बात है उनका हिस्सा तो है और भरपूर है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिर ये क्यों हाथ पे हाथ रख के धरे रह गए और कम्युनिकेट भी नहीं किया। अभी आवाम तो नहीं समझती है कि ये महंगाई जो है ये PTI का कसूर है, भले हो उनका कसूर, वो तो मैं आप बताऊंगा आने वाले दिनों में, लेकिन कहने का मकसद ये है ये जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए थे, जो ये जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, इनके मुंह को क्यों ताले लगे हुए थे, इन्होंने क्यों नहीं बताया रोज और बार बार, क्योंकि ये एक इतना अहम इशू है कि सारे लोग, पूरा इलेक्शन जो है इस इशू से अफेक्ट हो रहा है। तो अगर इसी तरह से इन्होंने करना है, ये इनकी कारकर्दगी है, तो फिर मेहरबानी फरमाएं, आवाम तो नहीं बर्दाश्त कर सकती इस तरह की कारकर्दगी। अच्छा दानियल साहब, ये जो आपके इख्तलाफात एहसन इकबाल साहब के हवाले से हैं, ये कोई मकामी सियासत है नारोवाल जफरवाल की? क्योंकि एहसन इकबाल साहब के करीबी रिश्तेदार हैं जो नारा लेके उतरे हैं कि बदला था नारोवाल अब बदलेंगे जफरवाल, तो क्या इसकी वजह से तो नहीं इख्तलाफात आपके नजर आ रहे हैं? जबान की तलखी की वजह ये तो नहीं है? जितना ज़िला काउंसिल ने नारोवाल को बदला है वो मेरे ख्याल में नारोवाल के लोगों को तमाम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि मेरे वालिद साहब की बरसी नवंबर की 21 तारीख को वो वफ़ात पा गए थे, और उस आने वाले जुमे में उसके बाद हमने उनकी बरसी की, और उस बरसी पे मैंने ऐलान किया कि मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है, और मुझे ये महसूस होता है कि इसलिए दूसरी ज़िंदगी दी है कि मैं ये जो महंगाई और बेरोज़गारी है इसके ख़िलाफ़ जिहाद करूं। तो मैंने तो इससे बहुत पहले कि कोई दरख्वास्तों की डेट भी मुकम्मल हुई हो, कोई चीज़ हुई हो, तो मैंने ये ऐलान कर दिया था। उस तकरीबन 3-4 हज़ार लोग थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी पास है, अगर आप कभी दिखाना चाहें क्लिप तो मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन उसमें फिर फियर और फेवर कोई नहीं, उसको फिर जहाँ जहाँ वो फिर टकराएगी वो तो फिर मतलब वो लोग, उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा दानियल साहब, अगर हम आपकी एक्सपर्टीज़ का तस्करा करें, एक्सपर्टीज़ की बात करें, तो तामीर नौ के हवाले से और बल्दियाती निज़ाम जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में आया उसको अब तक का बेहतरीन निज़ाम कहा जाता है, तो क्या आपकी पार्टी ने जो महंगाई के हवाले से आपने बात की, तामीर नौ के हवाले से बात की, प्लानिंग के हवाले से बात की, अपने मंशूर में आपसे कोई कंसल्टेंसी की है? आपकी कोई एक्सपर्टीज़ मौजूद है कि इकॉनमी के हवाले से, तामीर नौ के हवाले से, या जो मैंने जिस तरह से तस्करा किया बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से, कोई आपसे एक्सपर्ट राय ली गई हो या उसमें जो है वो आप शामिल रहे हो? माजी में थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी रिसेंटली मेरे
मेरी बहन भी फौत हो गई, मेरे वालिद भी फौत हो गए, मेरी अम्मी भी फौत हो गई। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं तकरीबन 6-8 माह अस्पताल रहा। उसके बाद मैं रिकवरी कर रहा था, घर पे बेड रिडन था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब इन हालातों के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अब मैं कदरे बेहतर हूँ, तो इंशाल्लाह हिस्सा लेते हैं भरपूर। तो कोई राब्ता आपका मियाँ साहब से हुआ है वापस आने के बाद? और वापस आने के बाद जो इंसाफ की रफ्तार है, मैंने मियाँ साहब से जी इंसाफ में मैंने अलग से आपसे बात करनी, मियाँ साहब से राब्ते का कुछ बता दीजिएगा। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब से तो नहीं हुआ, लेकिन शहबाज साहब के साथ रहता है मेरा इंशाल्लाह। अच्छा दानियाल साहब, अगर इंसाफ की बात की जाए तो जिस जज के विक्टिम आप थे, उसी जज के विक्टिम मियाँ नवाज शरीफ भी थे। मैं बहुत सराहत के साथ इसलिए इसको कह पाऊंगा कि केसेस जब खुलकर हमारे सामने आए, अपीलें सामने आई हैं, तो उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पे किसी को कन्विक्ट किया जाए। तो आप समझते हैं कि उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान के अरबों रुपए ज़ाया किए मियाँ नवाज शरीफ के केसेस पे, और फिर सियासतदानों को सियासत से बाहर करके किसी को फ़ायदा पहुँचाया? आपने अच्छा सवाल पूछा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है अपनी जमात के जो मीडिया मैनेजर्स हैं कि उनको अभी तक ये भी नहीं बता पाए। अभी पिछले दिनों बहुत सारी इस चीज़ के ऊपर एक हेक्टिक टीवी प्रोग्राम्स और न्यूज़ प्रोग्राम्स वगैरह हुए। असल में जो मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली हुई है कि वो अकामा के हवाले से, वो उसमें हुई है कि उन्होंने जो तनख्वाह नहीं ली। अब ये बात तो मशहूर है कि जो तनख्वाह नहीं ली उस पर मुझे जो है ना नाअहल करके वजारत उस्मा से निकाल दिया। लेकिन ये नहीं लोगों को पता कि वो उस केस में जो लफ्ज़ था रिसीवेबल, वो लफ्ज़ था जिसमें उन्होंने जजों ने कहा कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में रिसीवेबल की जो डेफिनेशन है उसमें वो डिफाइंड एज एन एसेट है। लिहाजा आपने वो रिसीवेबल था, आपने उसको नहीं डिक्लेयर किया, तो आपने एसेट मिस डिक्लेरेशन की है। ये क्रक्स ऑफ द केस था टोटल। तो मैंने जब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी देखनी शुरू की तो उसमें तो रिसीवेबल का लफ्ज ही नहीं था सिरे से। अच्छा। और फिर जब उसकी 1891 में पहली एडिशन आई थी और 10 एडिशंस उसकी रही, तो 10 की 10 एडिशंस मैंने चेक की, उनमें एक में भी छोड़े कि कोई स्पेलिंग एरर था या कोई और कोई सिंटैक्स था, उसमें सिरे से रिसीवेबल का लफ्ज ही नहीं था। तो फिर मैं वकीलों को कोऑर्डिनेट करा था। उस वक्त अकरम शेख साहब के साथ काम करता था, ये जो ख्वाजा हारिस साहब है इनके साथ मैं काम करता था हनीफ अब्बासी केस के हवाले से, और मियाँ नवाज शरीफ अक्सर हमारी मुलाकात रहती थी और मैं वापस रिपोर्ट भी करता था कि किस तरह से केस चल रहे हैं सारे। तो मैंने इन सबको कहा कि जी ये कहीं ना कहीं से तो डेफिनेशन इस्तेमाल की है, ये हमने ढूंढनी है। तो हमने कस्टम्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जो भी रेवेन्यू एक्ट, जो भी मुतलका कोई लॉ हो सकता था जिसमें इस किस्म का रिसीवेबल का, इंश्योरेंस के हवाले से कवानीन जो थे स्टेट बैंक के वगैरह वगैरह, तो उसमें भी कोई डेफिनेशन नहीं मिला। तो एक दिन रात को तंग आके जो है ना, मैं अपने लैपटॉप में वैसे ही वही लफ्ज ब लफ्ज मैंने डाल दिया गूगल में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में डेफिनेशन दी हुई थी, और आप हैरान होंगे एक ही एग्जैक्ट हिट आई थी उसकी, और वो सीधा चला गया कि इंटरनेशनल मज़हिया वेबसाइट पे जो वकीलों ने मजाक करने के लिए तैयार की थी। तो जब मैंने वो देखा मेरे तो होश उड़ गए। मैंने जनाब सुबह PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और मैंने वो 10 एडिशंस ऑफ ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के वो सफ़े जहां पर रिसीवेबल का लफ्ज़ होना चाहिए था और उसके साथ साथ जो दीगर हमने रिसर्च की थी उसकी फ़ोटोकॉपियाँ मैंने प्रेस के हवाले की, और उधर ही इंटरनेट कनेक्शन था जिसमें मैंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था। मैंने कहा आप भी अपने फ़ोन पर ये डालें लफ्ज़ ब लफ्ज़, और मैं भी डालता हूँ, देखें ये किधर जाता है। तो नवाज शरीफ साहब को एक मजाक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को निकाला गया था, और मुझे हैरानगी होती है कि ये बात जो हमारी माशाल्लाह नून लीग की जो मीडिया है इसको भी नहीं सही तरह बावर करा सके, और इसकी वजह से मैं नायल हुआ। असल में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से नायल हुआ। और आप हैरान होंगे कि जब रिव्यू पिटिशन फाइल हुई, हमने ये सारी तहरीर उसमें लिखी, ख्वाजा हारिस साहब ने वो फाइल की, तो उसमें जो फैसला है जजों का, उन्होंने कहा कि अगर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में ये डेफिनेशन नहीं भी है तो तब भी हम ठीक कह रहे हैं। यानी कोई सर पैर ही नहीं उस फैसले का। यानी कि हम जो कह रहे हैं वही कानून है, हम जो कह रहे हैं वही आइंदा से कानून होगा। नहीं कि हम चाहे गलत करें सही करें, हम बादशाह हैं बस।